हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में। जो यूपी ट्रिपल एससी जो एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसमें जितने भी मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं आज हम देखेंगे और उसके बारे में कुछ और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री, भारतीय जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में हमने पूरा देखा हुआ है। और एक कंप्लीट प्राचीन इतिहास के बारे में जितने भी सारे क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एससी से पूछे गए हैं अब तक, उसको हमने देखा है। तो उसको ज़रूर ध्यान से देखें आप, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो PNK क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को शेयर भी करें। इससे आपको भी और लोगों को भी लाभ होगा। तो शुरू करते हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में। तो आज हम बात करेंगे जो मध्यकालीन इतिहास है, मिडिवल हिस्ट्री, उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। अरब योम तुर्की आक्रमण, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी द्वारा किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय, जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? ऑप्शन हो जाएगा बी 1191 में। पृथ्वीराज चौहान जो है तृतीय 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मुस्लिम शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को पराजित करते हैं। जो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें से जो पृथ्वीराज चौहान थे और वर्सेस गौरी, इसमें से इसको गौरी को हार मिली थी, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। लेकिन 1192 ईस्वी में जब दोबारा तराइन का युद्ध होता है, दूसरा तराइन का युद्ध, उसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है, यानी कि विजयी होता है युद्ध में। और जो पृथ्वीराज चौहान है वो इस युद्ध में हार जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो ऑप्शन हो जाएगा सी मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 AD के आसपास, 712 AD में अरबों ने सिंध, इसमें जो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में दाहिर को परास्त कर सिंध पर विजय की थी, दाहिर को हराया था। पहला आक्रमण 712 AD में इन्होंने ही किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। भारत पर आक्रमण के साथ चचनामा मीर मोहम्मद जासूस की जो मासूम की पुस्तक है तारीख़ सिंध, मासूम सिंध से प्राप्त होती है। नालंदा जो है प्राचीन प्रशिक्षण एवं मठ का एक केंद्र है, कब नष्ट हो गया था? ऑप्शन सी 1200 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार के मगध में है, बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र था, 1200 ईस्वी में नष्ट हुआ। किसने नष्ट किया था? 1197 में ऐबक का जो एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसने नष्ट कर दिया था। अब बात करते हैं हम दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत, सबसे पहले हम देख लेते हैं मध्यकालीन इतिहास जो था। मध्यकालीन इतिहास जो स्टार्ट होता है जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। अब ये इन्हीं के सब गुलाम थे। यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हो दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1290 तक रहता है। इसमें देख लेते हैं पहला शासक होता है, नॉर्मल मैं बता देता हूँ, अब नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये 1206 से 1210 तक रहता है। इसके बाद आता है आराम शाह रहता है 1210 से 1211। तीसरा है इल्तुतमिश, 1211 से 1236 तक। जूद का युद्ध होता है 1210 में, और 1210 में इल्तुतमिश ने आराम शाह को हरा दिया था और इल्तुतमिश खुद सत्ता पे आ गया था। चौथा शासक है इसका रुकनुद्दीन फिरोज, जो 1236 ईस्वी में थोड़ी समय के लिए था। इसके बाद पांचवा है रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना जो थी प्रथम मुस्लिम शासिका थी, इसने जो कि दिल्ली सल्तनत पर राज किया था, 1236 से 1240 के आसपास रही थी। इसके बाद छठवां है बहराम शाह, 1240 से 1242 तक रहा है। सातवां है मसूद शाह था 1242 से 1246 तक। आठवां है नासिरुद्दीन महमूद, जो 1246 से 1266 के आसपास तक रहा है। और इसके बाद आता है नौवां शासक बलबन, इसने ही सिजदा और पैबोस ये सब की प्रथा चालू की थी, बलबन। इसके बाद है कैकुबाद और कैबूहर्स। बलबन का जो शासन काल था 1266 से 1287 था, 1266 से 1287 तक बलबन ने राज किया था। कैकुबाद और कैबूहर्स 1287 1290, और अंत में 1290 में ये कैमूर्स दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो, इसका नाम था मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था, इसने ही कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत का बाद में सुल्तान बनता है, इसने इसका जो शासन काल था 1206 से 1210 तक ये शासन करता है। इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी, इसने अपनी राजधानी बनाई लाहौर को।
दूसरा है कि इसने जो सबसे पहले इसने दिल्ली में ही कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसको इल्तुतमिश ने भी पूरा करवाया था। इसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर बनवाया था इसने, इसको लाख वृक्ष भी कहा जाता था। और ये सबसे बड़ी बात कि ये जो गोल्फ है, गोल्फ यानी चौगान खेलते हुए इसको घोड़े से गिर गया था और इसकी मृत्यु हो गई थी। इसका उत्तराधिकारी बनता है आराम शाह। आराम शाह की हत्या कर देता है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश 1210 में शासन सत्ता संभालता है। इल्तुतमिश ने ही अपनी राजधानी को इसने लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की, इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई इल्तुतमिश ने। और इसने ही जो ये 40 गुलाम थे इल्तुतमिश ने, 40 गुलामों का एक सरदार एकजुट करके इन्होंने एक संस्था बनाई, इसको बोलते हैं तुर्कानी चहलगानी। इसके बाद इल्तुतमिश ने 2 सिक्के का प्रचलन भी करवाया था, टंका और जीतल। और इसने जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन बख्तियार का की एक याद में, इसने ही इल्तुतमिश ने ही इसका निर्माण कर पूरा करवाया था। इसके बाद आते हैं रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज जो बहुत कम समय के लिए था, इसका वास्तविक बागडोर उसकी माँ जो थी शाह तुर्कान देख रही थी। शाह तुर्कान रुकनुद्दीन फिरोज, जो रुकनुद्दीन फिरोज की माँ थी शाह तुर्कान इसका शासन सत्ता देख रही थी, लेकिन शासन सत्ता सही नहीं चला। और एक दिन रजिया सुल्ताना आती है और भाषण देती है लाल वस्त्र पहनकर, और इसके बाद फिर सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। रजिया सुल्तान को शासिका बना दिया जाता है। एक प्रथम महिला शासिका है जो कि शासन सत्ता संभाली थी। इसके बाद आता है बहराम शाह के ही समय 1241 में बहराम शाह के समय ही मंगोल आक्रमण शुरू हुआ है। इसने एक जो संस्था इसका गठन की थी, नायब-ए मामलकात। इसके बाद सीधे आ जाता है बलबन इम्पोर्टेंट है 1266 से 1286 तक। इसका नाम था बहाउद्दीन। इसने सीरी नामक नगर भी बसाया था। बलबन जो तुर्कानी चहलगानी था, जिसका गठन किसने किया था, इल्तुतमिश ने, उसको ख़त्म कर देता है। और इसने राजत्व का सिद्धांत दिया। इसने सिजदा और पैबोस यानी कि झुक कर प्रणाम करने का ही एक प्रथा चलवाई। और सिजदा और पैबोस इसने चलवाई। इसने रक्त और लौह नीति का पालन किया। और इसने एक जो सैन्य विभाग था, दीवान ए अर्ज जो सैन्य विभाग था, इसने स्थापना की। इसने नवरोज उत्सव भी प्रारंभ करवाया। इतना इसके बारे में जान लेते हैं बलबन के बारे में। इसके बाद बलबन के बाद कैकुबाद दिल्ली सुल्तान था, लेकिन कैकुबाद कैमूर से ये लास्ट में शासक बनते हैं। गुलाम वंश को इसको ममलूक वंश भी कहा जाता है। और 1200 लास्ट में कैमूर के आर्य ममालिक थे जलालुद्दीन खिलजी। कैमूर था जो लास्ट शासक कैमूर था, इसको आर्य ममालिक इसके थे जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी और इसमें खिलजी वंश की स्थापना कर दी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की, जलालुद्दीन खिलजी ने। कब से कब तक था, 1290 से 1320 तक। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश था। खिलजी वंश में सबसे पहले आता है जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा आता है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा आता है शिहाबुद्दीन उमर, और चौथा आता है मुबारक शाह खिलजी। और इसके बाद अंतिम शासक इसका होता है खुसरो। ये 5 शासक है। जलालुद्दीन खिलजी था, जलालुद्दीन खिलजी ने जो खिलजी वंश की स्थापना की। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आता है। अलाउद्दीन खिलजी जो इसने दाग और हुलिया प्रणाली अपनाई, घोड़ों को दागने की व्यवस्था की। और इसने जो था शराब पीने पर, इसने जो सार्वजनिक स्थान है, इसने शराब पीने पर भी जो था इसने रोक लगाई थी। और इसने ज़मीन की माप कराई, बिस्वा को अपना मापक इकाई बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने ज़मीन मापने के लिए सबसे पहले भूमि को उपजाऊ और समस्त जो उपजाऊ देखता था कि कौन सी कहाँ ज़मीन है उपजाऊ, उसके आधार पर ज़मीन की पैमाइश करवाता था और पैमाइश करके उसको देता था। जलालुद्दीन ने ही अलाउद्दीन
खिलजी की हत्या जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने की थी कड़ा और मानिक को बुलाकर, और उसमें से ही उसने हत्या करके अपने सिंहासन सत्ता प्राप्त की थी। अलाउद्दीन खिलजी के कुछ अभियान हैं। इसका एक किताब है विजय का, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के विजय का वर्णन है। कुछ किताबें तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही किसने लिखी थी? जियाउद्दीन बर्नी ने। खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो ने लिखी थी। और एक थी रेहला जो MBT मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता आया था, उसने लिखी थी। और उसने भी रेहला में भी इसके शासन सत्ता और विजय अभियान का वर्णन, अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान या शासन सत्ता का वर्णन मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी के कुछ अभियान देख लेते हैं। सबसे पहले इसने किया था गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, मेवाड़, देवगिरी या वारंगल, देवगिरी, ये सब इसने क्या किए थे? विजय अभियान किए थे। इसने एक गुजरात का शासक था रायकरण बघेल, उसको अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया। उसकी पत्नी जो थी कमला देवी, और कमला देवी को पकड़ लिया और उससे विवाह कर लेता है। इसके बाद देखते हैं जो फतवा जहांदारी तारीखी फिरोजशाही, ये सब में तो है ये। बाजार, इसने सबसे बड़ी चीज़ है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली भी शुरू की। इसने भूमि की पैमाइश भी कराई। इसके बाद इसने गुप्तचर और ये सब व्यवस्था की कि बाजार में कोई भी समस्या उत्पन्न न होने पाए। इसने अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान मुस्त खराज नाम का एक विभाग भी स्थापित किया था। इसने कुतुब मीनार प्रवेश, जो कुतुब मीनार था, कुतुब मीनार में प्रवेश के लिए इसने अलाई दरवाजे, किसका? अलाई दरवाजे का निर्माण भी किया था, अलाई दरवाजा। इसके बाद आ जाता मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी के बाद जो आता है खुसरो खां। निजामुद्दीन औलिया से काफ़ी प्रभावित था कौन? खुसरो खां। इसके बाद सीधे खुसरो खां आ जाता है। खुसरो खां के बाद सीधे तुगलक वंश की स्थापना हो जाती है। गयासुद्दीन तुगलक, जो गयासुद्दीन तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक, इसने तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलक वंश कब से कब तक रहता है? 1320 से 1414 तक। सबसे पहले तुगलक वंश आता है तो गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक इसको बोलते हैं। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक। इसी के समय में मोरक्को से जो था इब्न बतूता आया था, जिसकी किताब क्या थी? रेहला। इसके बाद ये मोहम्मद बिन तुगलक। MBT के बाद आता है फिरोज शाह तुगलक, FST। इसके बाद आता है अबू बकर। अबू बकर के बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद जो था, जो तुगलक वंश का शासक था, कौन? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद किस वंश का शासक था? तुगलक वंश का। इसी के समय तैमूर लंग, जो 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण होता है दिल्ली में। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, राजधानी दिल्ली से इसने देवगिरी, जो पहला था गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद स्थापित की। इसने अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना की। इसके बाद FST जो फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक इसने वकील अधिकारी, कम से कम इसने दीवान, ये सबसे पहले दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने ही स्थापित किया। जब दीवान बंदगान किस लिए था? गुलामों के नियमन के लिए था। इसके बाद सीधे स्टार्ट करते हैं हम, तुगलक वंश हो गए। तुगलक वंश के बाद ये सारे, इसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश कब से कब तक रहता है? 1414 से 1451 तक। इसमें शासक कौन से होते हैं? पहला होता है खिज्र खान, जिसने सैयद वंश की स्थापना की। इसको रैयत आला भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा आता है कौन? दूसरा है मुबारक शाह, इसका पुत्र। इसके बाद तीसरा मोहम्मद शाह। इसके बाद चौथा है आलम शाह। लास्ट अंतिम शासक है आलम शाह। आलम शाह। इसके बाद आ जाता है क्या? इसके बाद नेक्स्ट आता है लोधी वंश। लोधी वंश कब से कब तक रहता है? 1451 से 1526। 1526 में क्योंकि बाबर आ जाता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और 1526 में ही इब्राहिम लोदी को हरा के बाबर ने मुगल वंश की स्थापना करता है। तो लोधी वंश देख लेते हैं। लोधी वंश में पहला शासक हो जाएगा बहलोल लोधी। इसके समय लोधी नामक सिक्का चलाया जाता है। इसने बहलोल लोधी ने ही लोधी वंश की स्थापना की थी।
सिकंदर लोदी ने गुलरुखी नाम से रुबाइयाँ लिखता था, दोहा चौपाई जिन्हें बोलते हैं। और ये आगरा शहर की सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की नींव भी रखी थी 1504, शायद 1504, आप चेक कर सकते हैं ना, 1504 में। इसी समय कबीर जायसी सिकंदर लोदी समकालीन थे। किसके समकालीन थे? कबीर जायसी और सिकंदर लोदी किसके? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इसके बाद आता है इब्राहिम लोदी 1517 से 1526। इब्राहिम लोदी के समय से मुख्य 3 शक्तियां थी। पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोदी था, राजस्थान के राजपूतों को नेतृत्व करने वाले राणा संगा थे, बनारस तथा पूर्वी क्षेत्र में दरिया खान वहानी थे। इन्हीं समय फिर इब्राहिम लोदी जो लास्ट अंतिम शासक था लोदी वंश का, इसी से फिर जाके जो बाबर है फरगना रियासत से आता है। बाबर ने जो 1526 में आता है, 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा के इधर दिल्ली सल्तनत में मुगल वंश की स्थापना करता है। इसके बाद आगे देखेंगे जो बाबर, हुमायूं, जो ये जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब इसमें मुगल काल के। तो मुगल काल की स्थापना 1526 में कौन करता है? बाबर। किस युद्ध से? पानीपत का प्रथम युद्ध। कब होता है? किसके बीच होता है? 1526 में किसके बीच? बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। तो कहाँ थे हम? दिल्ली सल्तनत। हाँ, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत, खिजर खां के दिल्ली सल्तनत था, जब निम्नलिखित राजवंश से संबंधित था। तुरंत बताया मैंने, खिजर खां सैयद वंश। खिजर खां जो सैयद वंश था, कब से कब था? 1414 से 1451 था सैयद वंश। और इसने खिजर खां ने स्थापना की। इसके शासक थे मुबारक शाह और मोहम्मद शाह और आलम शाह, ये और शासक थे। इसमें मैंने आपको बता चुका हूँ। दिल्ली सल्तनत, ये इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, हम बता चुके हैं। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों के सबसे कम अवधि का शासन किसका था? खिलजी वंश का। 1290 से 1300 सबसे कम अवधि तक था। अलाउद्दीन खिलजी जो सबसे प्रसिद्ध और योग्य शासक था, सिकंदर ईसानी की उपाधि धारण की। 161 निम्नलिखित में दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला सुल्तान था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में जो दिल्ली सल्तनत, इसी को गुलाम वंश बोलते हैं। और ये जो था कि चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है, घोड़े से गिर जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया और कुतुब मीनार की नींव डाली थी, जिसको कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद इल्तुतमिश ने इसको निर्माण कार्य पूरा कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक राजवंश संस्थापक किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? किसका हो जाएगा? गुलाम वंश का। राजधानी लाहौर बनाई। रक्त और लौह नीति मैंने पहले बताया, बलबन ने रक्त और लौह नीति की जो रक्त और लौह नीति अपनाई किसने? बलबन ने। इब्न बतूता किसके काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। इब्न बतूता 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया। मोरक्को का निवासी था। इसका मूल नाम था शेख फतेह अबू अब्दुल्ला। 1342 में एमबीटी राजदूत बनकर इसने चीन भेजा था और रेहला नामक इसने पुस्तक लिखी थी। तैमूर आत्मा नासिरुद्दीन महमूद के समय 1398 में होता है। मैंने आपको बताया था 1398 समरकंद के शासक था तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। कब? नासिरुद्दीन महमूद उस समय शासक था तुगलक वंश का। और 1398 में तैमूर ने आक्रमण किया था। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? गैसुद्दीन तुगलक ने। गाजी मलिक इसको बोलते हैं। 1320 में गद्दी पर बैठा। सिंचाई, कुएं, नहरें निर्माण करवाए। तुगलकाबाद नगर की स्थापना भी की थी इसने। योग्य शासक था। पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक हो गए, फिरोज शाह तुगलक उसका उत्तराधिकारी था। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, 1296 से 1316 दिल्ली सल्तनत। अलाउद्दीन खिलजी किसको? जलालुद्दीन खिलजी को कड़ा और मानिकपुर में बुलाया और यहीं पे उसकी हत्या कर दी। खिजर खां संबंधित है सैयद वंश से। सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से 1517। सिकंदर लोदी स्थापना लोदी वंश की किसने की थी? लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का पुत्र उत्तराधिकारी। इसका मूल नाम निजाम खां था। और 16 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर इसने गुलरुखी नाम से रुबाइयाँ भी लिखी हैं, जिसको चौपाई कविताएं जिसको बोलते हैं, कविताएं लिखता था रुबाइयों के नाम से। गुलरुखी। इसका नेक्स्ट देख लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य। अब देख लेते हैं विजयनगर साम्राज्य
किसका? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य जो है इसकी स्थापना कब होती है? 1336 में। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे। इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर के साम्राज्य के साथ ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू। हसन गंगू बहमनी राज्य का संस्थापक था। विजयनगर का थे हरिहर और बुक्का। 1336 में इन्होंने स्थापना की। पहले ये हरिहर और बुक्का कंपिल्य के अधिकारी थे। वेसल जो कंपिल्य था वेसल राज्य के अधीन आता था। तुगलक काल में इन्हें तुगलक काल में पराजित करके दिल्ली लाया गया, इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन जब ये पुनः दक्षिण भारत गए तो दक्षिण में माधव विद्यारण्य थे, जो माधव थे, माधव विद्यारण्य ने इन्हें पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया। और यही इन्होंने संगम, जो अपने पिता थे इनके, इनके पिता थे संगम, उन्हीं के नाम पे संगम राजवंश की स्थापना की। अब संगम राजवंश जो है जो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत चार वंशों ने शासन किए। चार वंश कौन से थे? चार वंशों ने शासन किए। पहला था संगम वंश, जिसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का। दूसरा है संगम सालू वंश, स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने। किसने की थी? वीर नरसिंह ने। किसकी? सालू वंश की स्थापना। संगम सालू तुलु इसके बाद आता तुलु, इसकी स्थापना की थी वीर नरसिंह। सालू वंश की स्थापना किसने की थी? नरसिंह ने। पहला संगम वंश की स्थापना कौन करता है? हरिहर और बुक्का। दूसरा है सालू वंश की स्थापना नरसिंह ने। तीसरा है तुलु वंश, तुलु की स्थापना वीर नरसिंह ने। चौथा है अरिविदु, चौथा वंश होता है अरिविदु की स्थापना किसने की थी? तिरुमल ने। अब जो संगम वंश है, संगम वंश के अंतर्गत कौन कौन से शासक हैं? संगम वंश के अंतर्गत है हरिहर बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय और मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष द्वितीय। कृष्णदेवराय सबसे शासक जो होता है, कृष्णदेवराय जो है 1505 से 1529 तक विजयनगर साम्राज्य इसने शासन करता है। कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी के अवशेषों को उजागर कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी के जो अवशेष है उनको उजागर किया था। विजयनगर साम्राज्य बहमनी राज्य से 300 साल तक रायचूर के दोआब के लिए संघर्ष था। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच बहमनी और किसके? बहमनी वर्सेस विजयनगर के बीच रायचूर का जो दोआब था कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच, उसमें संघर्ष होता रहा था। कृष्णदेवराय ने ही तेलुगु भाषा में अमुक्त मालदा नामक किताब की रचना की थी। कृष्णदेवराय के काल में 8 तेलुगु, जिन्हें अष्टदिग्गज कवि कहा जाता था, वो रहते थे। कृष्णदेवराय ने 2 किताबें लिखी, जाम्बवंती कल्याणम और अमुक्त मालदा लिखी तेलुगु में, जाम्बवंती कल्याणम संस्कृत में। अष्टदिग्गज इसके काल में रहते थे, किसके? कृष्णदेवराय के। इसने ही विट्ठल स्वामी और हजारा देवी मंदिर की स्थापना करवाई थी। कृष्णदेवराय के समय ही, जो कृष्णदेवराय किसका था? तुलु वंश का शासक था। तुलु वंश के शासक इसके समय कौन कौन आया था? पुर्तगाल निवासी थे, डोमिंगो पायस और बारबोसा, जो ये दोनों लोग पुर्तगाली थे। डोमिंगो पायस और बारबोसा कृष्णदेवराय के समय आए थे। कृष्णदेवराय किसका शासक था? संगम नहीं, सुलू नहीं, तुलु राजवंश का था। अब इसके आगे देख लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन करता है? हरिहर और बुक्का ने। कहाँ है? हरिहर और बुक्का, ऑप्शन हो जाएगा डी। हरिहर और बुक्का एक्चुअली में इन्होंने 1336 में ही की थी। हरिहर और बुक्का संगम राजवंश की स्थापना, विजयनगर में संगम राजवंश की स्थापना। विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 बंधुओं ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित थी। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को कहा जाता था क्या? नरपति।
172 क्वेश्चन है। तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी? अभी हमने बताया कि वीर नरसिंह ने। तुलु राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने, सालुओं की नरसिंह ने गिराई थी। तुलु वंश 1505 से 1565 तक नरसा नायक के वीर पुत्र वीर नरसिंह ने की थी। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं भी, मतलब यहाँ का इतना समाज प्रोग्रेसिव था, प्रगतिशील था कि वहाँ की महिलाएं कुश्ती भी किया करती थी। विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर राज्य की राजधानी किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा के दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य। हरिहर नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की 1336 में बहमनी की किसने की थी? हसन गंगू ने। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। इसमें दोनों दिए है, लेकिन 1336 में आपको ध्यान रखना है। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य संगम, सालू, तुलु और अरिविदु 4 वंश थे। 4 वंश में ये दोनों सब हो गए। अब स्टार्ट करते हैं सिख धर्म भक्ति आंदोलन। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? स्थापना गुरु नानक देव ने। किसने? गुरु नानक देव ने। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। ये सिख धर्म के पहले गुरु थे। गुरु नानक बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। दूसरे सिख हैं गुरु अंगद। अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि का विकास किया था। तीसरे गुरु थे अमरदास। पहले थे गुरु नानक, दूसरे थे गुरु अंगद जिसने क्या की थी? गुरुमुखी लिपि का विकास किया था। तीसरे थे अमरदास, गुरु अमरदास। चौथे थे गुरु रामदास। पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। इनकी हत्या जहांगीर ने कराई थी। पांचवें थे कौन? गुरु अर्जुन देव। इनकी हत्या कर देता है कौन? जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी। छठवें गुरु थे हरगोविंद सिंह। इन्होंने सिखों को एक लड़ाकू संप्रदाय के रूप में विकसित किया। इन्होंने सिखों को शस्त्र रखने की अनुमति दी। ये स्वयं को बादशाह कहते थे। इन्होंने अकाल तख्त की भी स्थापना की थी। सातवें गुरु थे कौन? हरिराय। आठवें गुरु थे हरकिशन। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। नौवें गुरु थे गुरु तेज बहादुर और इनकी हत्या औरंगजेब ने कराई थी। इन्हीं के नाम पर जो चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा है, गुरु तेज बहादुर थे नौवें गुरु। कौन थे? गुरु तेग बहादुर कौन से थे? नौवें गुरु थे। इन्हीं के नाम पे शीशगंज गुरुद्वारा है। कहाँ? चांदनी चौक में, दिल्ली में। 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म पटना में हुआ था। जो शाही गुरुद्वारा है इन्हीं को समर्पित है। वास्तविक नाम था गोविंद राय। इन्होंने रामायण और महाभारत पंजाबी अनुवाद कराया था। कुरान और इन्होंने पंजाबी में कराया था। 10वें गुरु थे। देख लेते हैं अब क्वेश्चंस। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? गुरु घासीदास ने। सतनामी आंदोलन की स्थापना 19वीं शताब्दी छत्तीसगढ़ क्षेत्र के संत घासीदास ने की थी। उपदेश दिया और अपनी शिक्षाओं के प्रचार के लिए निर्वाण ज्ञान। अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत कौन थे? ऑप्शन हो जाएगा डी, रामानंद भक्ति आंदोलन थे। रामानंद मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संत थे। उन्होंने राम भक्ति धारा को समाज को प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाया। ऋषि आचार्य थे जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। इन्होंने अपने संदेश प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया। और कहावत है कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से कौन से थे? शंकराचार्य। आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में शंकराचार्य थे। प्रतिपादित किया इन्होंने शंकराचार्य का था अद्वैतवाद की स्थापना की थी शंकराचार्य ने। गुरु ग्रंथ साहिब संकलन प्रमाणित किया था किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? सिख गुरु के 10वें गुरु थे सिख धर्म के। गुरु तेग बहादुर थे 9वें गुरु, जिनके नाम से शीशगंज जो गुरुद्वारा है दिल्ली के चांदनी चौक में वो बनाया गया है। आदि ग्रंथ को ही गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से गुरुमुखी लिपि में लिखी गई। गुरुमुखी लिपि का विकास किया था गुरु अंगद ने। दूसरे गुरु थे सिख धर्म के। किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन हो जाएगा गुरु नानक देव, डी। वर्ष में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब के सिखों को सामान्य बैठक बुलाई थी और खालसा यानी अथवा पवित्र नींव की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1699। खालसा पंथ की स्थापना की जो सैनिक संतों को सविशेष समूह था। इस्लामिक युग में उत्पीड़न से खालसा पंथ की जो स्थापना थी
प्रेरित हुआ और अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का पंथ था। खालसा ऐसे पुरुष और महिलाओं जिन्होंने सिख गुरुमत्ता समारोह में भाग लिया था और सिख आचार संहिता और परंपराओं को सख्ती से पालन किया था। ये 5 भौतिक वस्तुओं 5K इन्होंने दिया था। केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण, 5 धारण करने के लिए कहा था कि 5 ये जो के हैं, जो 5 भौतिक वस्तुओं केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण धारण करते थे। 10वें गुरु और आखिरी गुरु कौन थे? अभी हमने बताया कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म हुआ था पटना में। लंगर की परंपरा गुरु नानक ने शुरू की। सिख धर्म में गुरु नानक ने की थी, वे सिखों के पहले गुरु थे, गुरु नानक ने। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था? अर्जुन देव ने। सिखों के 5 गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। अमृतसर नामक रामदासपुर का निर्माण कार्य कराया था। अमृतसर एवं संतोष नगर नामक तालाब की बनवाया था। किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5 गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया था? ऑप्शन हो जाएगा डी, जहांगीर ने ही मरवाया था। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? रामानंद को। भक्ति आंदोलन का आरंभ 800 से 1700 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में अलवारों और नयनारों के बीच हुआ था। भक्ति आंदोलन के नेता रामानंद थे, इसे उत्तर भारत लाए थे। इन्होंने लोगों को यह सिखाया कि भगवान राम के प्रति प्रेम और समर्पण रखने पर उनके नाम के उच्चारण से मुक्ति पाई जा सकती है। विकल्प सही ढंग से मिल नहीं का था। 1333 इब्न बतूता भारत पहुंचे। 1506 गुरु नानक का जन्म, यही गलत है। 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था। मार्को पोलो 1290 में भारत का दौरा किया था। 1498 वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था। बीजक किसकी रचना है? सबको पता है, कबीरदास जी की रचनाएं। कबीरदास बीजक, सूरसागर सारावली, साहित्य लहरी सूरदास की, विद्यापति की थी कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा और भू परिक्रमा। इसके बाद आता मुगल काल। अकबर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन है? अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। उसने पानीपत की पहली लड़ाई हेमू को हराया था। पानीपत की पहली लड़ाई नहीं थी और दूसरी लड़ाई थी। उसने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया। एक और सी सही होंगे, और आंसर देख लेते हैं। डी, ए और सी सही है, बाकी गलत है। ए और सी क्योंकि अकबर अपने पिता हुमायूं के बाद 1556 में 13 साल की उम्र की गद्दी पर बैठा। अकबर ने प्रयाग का नाम बदल कर इलाहाबाद किया। जबकि पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को, पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। द्वितीय युद्ध नहीं, अकबर और हेमू के बीच पानीपत का सेकेंड वार हुई थी। निम्नलिखित में इसका मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी। किसने? औरंगजेब ने। मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1691 में एक फरमान शाही आदेश जारी किया था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी और निजी व्यापार अधिकारियों को अभी भी शुल्क भुगतान करना पड़ता था। टोडरमल निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता था? मुशर्रफ ए दीवान। टोडरमल मुशर्रफ ए दीवान के नाम से जाना जाता है। टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था। टोडरमल ने जब्ती प्रणाली का 10 साल प्रणाली की व्यवस्था शुरू की थी। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में किस स्थान पर राणा संगा और उनके सहयोगियों को मारा था? ऑप्शन ए, खानवा के युद्ध में। खानवा, मुगल सम्राट फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा में 1527 में, खानवा में 1527, 1528 में चंदेरी मेदिनी राय का युद्ध होता है। उसमें भी चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को बाबर ने हराया 1528 में। और 29 में गग्गर का युद्ध होता है 1526। बाबर ने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध 1527 में किसके बीच होता है? राणा संगा और बाबर के बीच 1527 में। 1528 में चंदेरी का युद्ध किसके बीच? मेदिनी राय, इसके बीच 1529 में। 1529 में गग्गर का युद्ध, इसमें से जो अफगान सरदार थे समस्त शक्तियां पराजित होती हैं, बाबर ने पराजित किया। 1530 में बाबर मर जाता है। मुगल फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा में 1527 में राणा संगा ने उनके सहयोगियों को हराया। बाबर ने राणा संगा के विरुद्ध युद्ध को जिहाद का नाम दिया।
जीत के बाद गाजी की उपाधि धारण की। मुगल वंश का संस्थापक बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। संगमरमर पित्रादुरा रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम निम्नलिखित समय बहुत लोकप्रिय रहा। शाहजहां ने पित्रादुरा का बहुत उपयोग किया था, जिसमें से फूल पत्ती ये सब का चित्र बनाया जाता है किसमें, पत्थर पे। संगमरमर पित्रादुरा रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम सर्वप्रथम शाहजहां के काल में शुरू हुआ था। महत्वपूर्ण उदाहरण ताजमहल, एतमादुद्दौला का मकबरा है। जजिया फिर से लगाने वाला शासक कौन था? भारतीय इतिहास में जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था। इसने मुस्लिम राज्य में गैर मुस्लिम जनता में वसूला जाता था। किसने लगाया था? औरंगजेब ने। भारत जजिया कर लगाने वाला प्रथम साक्ष्य मोहम्मद बिन कासिम को है, जो 712 एडी में, कब? 712 एडी में था। 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण के बाद देखने को मिलता है। इसने सिंध जो था, सिंध दाहिर को हराया था 712 एडी में। सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर लगाया था। जजिया कर समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक अकबर था। औरंगजेब ने फिर से जजिया को लागू किया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? मुगल सम्राट का। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 ईस्वी में हुई थी। मुगल सम्राट अकबर था 1556 से 1605 के बीच में। 31.16 को व्यापारियों को एक समूह जिसने खुद ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल किया था, ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार के एकाधिकार दिए गए थे। अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का से उनके निम्नलिखित में इसके श्रेष्ठ दरबारी को जाता है टोडरमल। टोडरमल ने ही भू राजस्व की व्यवस्था शुरू की थी। जब्ती प्रणाली भी इसने शुरू की थी। पानीपत की लड़ाई, प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी, सही है। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच होती है। हल्दी घाटी के युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, सही है। ऑप्शन कौन सा गलत है? बी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 बाबर इब्राहिम लोदी, बता चुका हूँ आपको कई बार। बाबर की विजय, इब्राहिम लोदी मारा गया 1556 में। पानीपत की सेकंड लड़ाई होती 1556 में अकबर और हेमू के बीच। अकबर विजयी हुआ, हेमू की पराजय होती। हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। अकबर विजयी होता है, महाराणा प्रताप की हार होती है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 बाबर और लोदी वंश का अंतिम था इब्राहिम लोदी, उसके बीच हुई थी और यहीं से मुगल वंश की स्थापना भी होती है। 1526 में पानीपत का किनके बदले लड़ा गया? 1556 का द्वितीय युद्ध था किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। 1526 बाबर और इब्राहिम द्वितीय युद्ध, 1556 अकबर और हेमू। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच? मराठों के बीच लड़ा गया था पानीपत का तृतीय युद्ध। पहला युद्ध 1526, 1556 द्वितीय युद्ध 1761 में, 1764 में बक्सर का युद्ध हो जाता है। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद नाम था। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद। इसने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ और 1540 में कन्नौज। 1539 में चौसा युद्ध शेरशाह सूरी से बीच लड़ी, जिसमें विजय के पश्चात शेरशाह की शक्ति प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेरशाह की पदवी धारण की, अपने पद का नाम अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और नाम के सिक्के भी अंकित कर। 1540 में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध होता है। हुमायूं पराजित होता है और हुमायूं दिल्ली सल्तनत छोड़कर चला जाता है। इसके बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली वंश पर अपना कब्जा कर लिया और वहां पर शासन संभालता है। कालिंजर विजय हुई थी 1545 में। यहीं पर दौरान बारूद में आग लगने का शेरशाह घायल हो जाता है। घायल क्या हो जाता है? मर जाता है। 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है। शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में, ये मर जाता है। इसके बाद फिर वापस लौटता है कौन? इसके बाद लौटता है हुमायूं इसके बाद फिर सत्ता में स्थापित होता है। निम्नलिखित में किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के बाद होता है? किसका? हुमायूं। 1556 में हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह जो पुस्तकालय था उसकी सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? 1526 में। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को आगरा के किले का निर्माण कराया था? किले का निर्माण कराया था अकबर ने। आगरा किले का निर्माण 1565 से 73 में मुगल शासक बादशाह अकबर द्वारा किया गया था। इसका निर्माण अकबर के प्रधान कारीगर कासिम खान की देखरेख में हुआ था, जिसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर, ये आपको ध्यान रखना कैसे, लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। आगरा का लाल किला कहा जाता है। किला का 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट में सम्मिलित किया गया था। कब? 1983 में किया गया था।
ये यूपी स्पेशल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1983 में किया गया था, यूनेस्को की साइट का दर्जा। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? ऑप्शन डी, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना। बिहार राज्य के सासाराम में किसका मकबरा है? शेषा सूरी का, जो 1545 में कहाँ मरा था? गोला फट गया था कहाँ? कालिंगर अभियान के तहत दौरान। बिहार राज्य के सासाराम में शेषा सूरी का मकबरा है। मकबरा तालाब के चूजे चबूतर पर बनाया गया है। मकबरा हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला का मिश्रण है। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपने देसी चगताई तुर्क अपनी आत्मकथा लिखी, बाबरनामा। वास्तविक संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर चगताई तुर्क थे, जिसके मंगोल नेता चंगेज खां से है। बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी, तुजो के बाबरी, बाबरनामा के नाम से। तुर्की भाषा में है। किस भाषा में है? तुर्की। कौन सी है? बाबरनामा। लेकिन मुगलों की दरबारी भाषा फारसी थी। उसने अपनी जो किताब लिखी तुर्की में, लेकिन जो मुगलों की दरबारी भाषा थी फारसी थी। इस पुस्तक में विजयनगर और मेवाड़ साम्राज्य का भी उल्लेख है। बाद में जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? जहांगीर 1605 से 1627। सबसे पहले रहता है बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद उत्तर मुगल कालीन शासन की स्थापना होती है। ठीक है। भारत में जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 का शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण युग, क्योंकि ये चित्रकला इसके काल में सर्वाधिक हुई थी। और शाहजहां ने अपने काल में जो वास्तुकला थी सर्वोच्च स्थान पर पहुंची थी, और इसमें चित्रकला। अक्टूबर 1627 में बिम्बर नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो गई। इसका मकबरा कहाँ है? लाहौर में। जहांगीर का मकबरा लाहौर में। वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? रंगून में, क्योंकि रंगून इसको बहादुर शाह जफर को रंगून में निष्कासित कर दिया गया था और वहीं पर जाके इसकी मृत्यु हो गई थी। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह द्वितीय था, हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। हुमायूं टॉम्ब कहाँ है? दिल्ली में। उसने हडसन से रंगून निर्वासित कर दिया। 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? जहांदार शाह। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों को जहांदार शाह, असीमुन शाह, रफीउज शाह, जहान शाह के उत्तराधिकारी युद्ध में जहांदार शाह ने जुल्फिकार खान के सहयोग से सत्ता प्राप्त की और 51 वर्ष की अवस्था में जहांदार शाह मार्च 1712 में मुगल सिंहासन की गद्दी पर बैठा। जुल्फिकार खान को इसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जहांदार शाह जुल्फिकार खान के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया। जहांदार शाह के शासनकाल में प्रशासन की पूरी बागडोर जुल्फिकार खान के हाथों में थी। जहांदार शाह ने लाल कुंवारी नामक वेश्या को शासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार दे रखा था। लोग इसे लंपट मूर्ख भी बोलते थे। अजीमुस शान ने पुत्र फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, ये सैयद बंधु थे, सहयोग से जहांदार शाह की हत्या कर दी और फर्रुखसियर सत्ता में बैठा। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण उसकी लाल किले में स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? ऑप्शन हो जाएगा ए, शाहजहां। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के करवाया था। पहले आगरा किले में था, बाद में दिल्ली लाल किले में स्थापित किया गया, जिसने यहाँ से लूटकर नादिर शाह का आक्रमण होता है। देश में ईरान ले गया, जहाँ शाहजहां के शासनकाल का मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां के द्वारा बनाई गई इमारतों में दिल्ली का लाल किला है, दीवाने आम, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल विश्व प्रसिद्ध है। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? रहीम खान अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म 1526 में हुआ था। अकबर के दरबार में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। गुजरात के युद्ध में सौ प्रदर्शन के कारण अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि दी थी और फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। राजा बीरबल ने अकबर के नवरत्नों, परंतु ये कवि नहीं थे। अकबर के नवरत्न के बारे में से क्या सही है? राजा मानसिंह व अकबर के वित्त मंत्री थे, मेल नहीं खाता। अकबर के नवरत्न बारे में निम्नलिखित कौन सा मेल नहीं खाता? अबुल फजल व अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी। अब्दुल रहीम खान खाना ये कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खां के पुत्र थे। अब्दुल रहीम खान खाना। मुल्ला दो प्याजा व मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। राजा मानसिंह अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे। मानसिंह अमीर के राजा बहरमल का पौत्र था। यह 1589 में अमीर की राजगद्दी हुई। अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर का मनसबदार मुख्य सेनापति था। भीम सिंह अकबर के फर्जंद राजा की उपाधि को सम्मानित किया। औरंगजेब का पुत्र कौन था? औरंगजेब किसका पुत्र था? शाहजहां का था। औरंगजेब का जन्म 1618 में उज्जैन के निकट
नामक स्थान पर मुमताज के गर्भ से होता है। इसके पिता का नाम था शाहजहां। 1658 से 1707 में 1707 तक इसने शासन किया और इसके 1707 तक इसमें क्योंकि कोई रिसोर्स नहीं था, इस वजह से 1707 तक इसका शासनकाल बहुत कमजोर हो चुका था। इसके बाद उत्तर मुगलकालीन शासन की स्थापना होती है। इनमें से मुगल शासक बादशाह द्वारा शराब को छूता तक नहीं था। कौन छूता नहीं था? डी औरंगजेब। मुगल बादशाह जो औरंगजेब ने कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? तो शाह आलम ने। बक्सर के युद्ध में ऐतिहासिक पराजय के बाद अंग्रेजों ने शाह आलम को साथ इलाहाबाद में प्रयागराज की संधि की। कब? 12 अगस्त 1765 को इसने शाह आलम को इलाहाबाद तथा कड़ा क्षेत्र मिला। शाह आलम ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? ऑप्शन था डी बैरम खान, लेकिन बैरम खान को बाद में इसने मरवा दिया था। अकबर का जन्म 1500 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के राजा 20 साल के महल में हमीदा बानो बेगम यानी मरियम मकानी के गर्भ से हुआ। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर के प्रमुख संरक्षक बैरम खान हुए, जबकि अकबर के पहले संरक्षक थे मुनीम खां। बैरम खान ने 14 फरवरी 1556 गुरुदासपुर के निकट कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक किया। पूछा जाता है कलानौर के किले में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। सम्राट बनने के पश्चात अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां वकील नियुक्त कर खाने खाना की उपाधि दी। बैरम खां को फारस का शिया संप्रदाय से संबंध था। हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? कलानौर के किले में। 1556 में दीन पनाह नामक जो पुस्तकालय था उसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। 14 वर्ष की अवस्था में कलानौर जो पंजाब में है अकबर का राज तिलक कराया जाता, बादशाह घोषित कर दिया जाता। बैरम खां संरक्षक होता है। निम्नलिखित सम्राटों में शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया हुआ? शेरशाह सूरी ने मुद्रा रुपया प्रथम बार जारी किया। आज के समय अग्रदूत है। टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले में मिला था? किसमें? अजमेर के किले में। सर जो टॉमस रो है 1615 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आए थे। वह जहांगीर से अजमेर के किले में मिले थे। इनमें किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की? ऑप्शन हो जाएगा बी शेरशाह ने। शेरशाह सूर वंश का संस्थापक था। इसने सबसे पहले भूमि मापन सिकंदरी गज का प्रयोग किया। 32 अंक का होता था। सन की डंडी का प्रयोग किया था। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? बदायूनी ने। बदायूं से थे। अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना अब्दुल कादिर बदायूनी ने की। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की। वह दीन इलाही धर्म को मुख्य पुरोहित था। बदायूनी ने मुंतखब तवारीख की रचना की। कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? अकबर अनपढ़ था, लेकिन जो अकबर सम्राट महान सम्राट बना। मुगल सम्राट अकबर 1556-1605 में अनपढ़ था तथा हुमायूं ने अकबर की शिक्षा उचित प्रबंध किया था। पीर मोहम्मद और बैरम खान को शिक्षक नियुक्त किया था, किंतु अकबर रुचि शिक्षा प्राप्त करने में न होकर तीरंदाजी, तलवारबाजी में, घुड़सवारी में थी। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? कोतवाल। निम्नलिखित में किस मुगल शासक के अंतर्गत मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह के समझौता किया था? ऑप्शन हो जाएगा सी। महाराणा जो अमर सिंह थे मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के शासक महाराणा प्रताप के पुत्र एवं महाराणा उदय सिंह के पौत्र थे। कई संघर्षों के बाद जहांगीर ने शहजादे खुर्रम को मेवाड़ अभियान के लिए भेजा था। अंत में खुर्रम ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया और पराजय के बाद उन्हें 1615 में अपमानजनक संधि करनी पड़ी। वे मेवाड़ के अंतिम स्वतंत्र शासक थे। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद मुगल सम्राट अकबर का नाम था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के घर से अमरकोट के राणा थे 20 साल के महल में हुआ था। और जो राज्याभिषेक हुआ था पंजाब के कलनौर किले में। शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा। अब देख लेते हैं मध्यकालीन स्थापत्य एवं चित्रकला। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? मेवाड़ चित्तौड़गढ़। मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इसका निर्माण मालवा और गुजरात की संयुक्त सेनाओं पर अपनी याद में बनवाया गया था। दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन बी शाहजहां ने। लाल किले का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। इस किले के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। किले का दीवार लाल बलुआ पत्थर से बनी है।
बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में किस यदुवंशी अहीर राजा ने करवाया था? ऑप्शन सी, आसा अहीर ने। मध्य प्रदेश बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना है, 15वीं शताब्दी में यदुवंशी राजा आसा अहीर द्वारा बनवाया गया था। फिरोज शाह कोटला किला 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह किला किस नदी के तट पर है? किस नदी के तट पर है? तो ये फिरोज शाह कोटला 1354 में जो बनवाया था, यमुना नदी के तट पर स्थित है। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत तुगलक वंश का शासन था। जो दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद है, किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां द्वारा। दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आगरा में बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। उत्तर प्रदेश फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर 1648 में इसकी रचना में पूरा किया किसने? अमानत खान सिराजी ने। 1648 में अमानत खान सिराजी ने ताजमहल के सुलेखन की रचना की, उसे पूरा किया। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित विश्व धरोहर है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, निम्नलिखित में किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? कुतुब मीनार परिसर में। भारत की राजधानी दिल्ली में लौह स्तंभ कुतुब मीनार के परिसर बिना जंग लगे खुले आसमान में नीचे खड़ा है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ है? अलाई दरवाजा है नई दिल्ली में। इस्लामी वास्तुकला रत्न अलाई दरवाजा नई दिल्ली के सबसे पुराने स्थापत्य में। इसका निर्माण खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी ने करा था। खिलजी वंश की आपको क्वेश्चन है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? आपको बताना, मैंने पहले बताया हुआ है। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? खिलजी वंश का द्वितीय शासक था अलाउद्दीन खिलजी। आपको स्थापना किसने की थी ये बताना। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकार किस मुगल शासक के सहयोगी थी? ऑप्शन डी, हुमायूं। मीर सैयद अली फारस की एक प्रसिद्ध चित्रकार था। जब हुमायूं को निर्वासन जीवन व्यतीत कर रहा था, तब उसकी मुलाकात अब्दुल समद से हुई थी। हुमायूं इन दोनों से प्रभावित हुआ और अपना सहयोगी बना लिया। बुलंद दरवाजे का किसने बनवाया था? बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। इस प्रवेश द्वार का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किसके? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। बुलंद दरवाजा भारत के उत्तर प्रदेश का प्रांत आगरा शहर में 43 किलोमीटर फतेहपुर सीकरी में आगरा विजय के अभियान के बाद उसी के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल किसमें संबंधित है? फतेहपुर सीकरी से। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ये 5 मंजिला इमारत है जो बुद्ध विहार सलीम बनाया गया। यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, नौबत उर नक्कार खाना, टकसाला, दीवाने याम फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया अकबर ने कराया था। बड़ा इमाम बाड़ा सही नहीं है। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ सही है। निषाद बाग जम्मू कश्मीर। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में। फिरोज शाह तुगलक में। हुमायूं का टॉम दिल्ली में, इलाहाबाद में नहीं है, दिल्ली में है। खुसरो बाग है इलाहाबाद में, खुसरो बाग। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। निम्न से राजा ने किस निर्माण योगदान नहीं दिया था? ऑप्शन हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था और इल्तुतमिश ने इसमें पूरा कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने ही इसके अगली मंजिला बनवाई थी। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। कुतुब मीनार की स्थापना निर्माण रखी थी, वह इस आधार पर ही बनाया गया था। बाद में उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसे 3 मंजिला बनवाया था। बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल की जगह छोटी मंजिलों का निर्माण किया, 5 मंजिला हो गई। कालांतर सिकंदर लोदी ने भी इसकी 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण कराया, जबकि खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। मध्यकालीन साहित्य एवं संगीत। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश के आखिरी कलाम और पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे। कहाँ? अमेठी के निकट, जो यूपी के अमेठी रहने वाले थे। जैसी सूफी प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे। पद्मावत की रचना की प्रेमक्खन सर्वश्रेष्ठ प्रबंध। जैसी की प्रमुख रचना में पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम ही ज्यादातर पूछा जाता है, याद रखिएगा। चंदायन मुल्ला दाऊद की एक महत्वपूर्ण अवधी सूफी कृति है, इनमें से किन प्रसिद्ध कहानी है? चंदायन किसने लिखी? मुल्ला दाऊद ने। किसकी कहानी है? लोरिक और चंदा की प्रेम कहानी। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचित अवधी सूफी कृति है, लोरिक और चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। अवधी भाषा में रचित प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य। अकबरनामा
अखंड प्रशासन पर घर, सेना, राजस्व, आय, उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित आईने अकबरी किसने लिखी थी? डी, तीसरा अध्याय अकबरनामा का तीसरा खंड जो है इसके बारे में बताया गया था। अकबरनामा तीसरा खंड आईने अकबरी, इसके लेखक हैं अबुल फजल। अकबरनामा ग्रंथ तीसरे अध्याय में ये सब की बात की गई थी। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली और पिता भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार के कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता भारत का तोता भी कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। हिंदी खड़ी बोली के नाम जनक भी थे। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? ऑप्शन ए अब्बास खां शेरवानी। अब्बास खां शेरवानी मुगल काल के लेखक थे। इन्होंने अकबर के आदेश पर तारीख शेरशाही फारसी भाषा में लिखी। शेरशाह के जीवन का चरित्र और शासन प्रबंधन पर प्रकाश डाला गया है। अमीर खुसरो, अमीर काल, किरातुस्सादीन, खजानुल फुतूह, आशिका नू सिविर, तुगलकनामा इन्होंने लिखी। मिनाजुस सिराज ने फारसी भाषा में तबकात नासरी लिखी थी। मिनाजुस सिराज ने। जियाउद्दीन बरनी, ये सब दिल्ली सल्तनत के लेखक हैं। फारसी भाषा तारीख फिरोज शाही, फतवाई जहांदारी लिखी किसने? जियाउद्दीन बरनी ने। आईने अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे रामचरितमानस का सबसे लंबा खंड अध्याय कौन सा है? बालकांड सबसे लंबा अध्याय है। रामचरितमानस 7 अध्याय है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, जिसमें सबसे लंबा अध्याय बालकांड है। कुल 361 है। किष्किंधा कांड रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है। जो किष्किंधा कांड है सबसे छोटा है रामचरितमानस का। और रामचरितमानस का 7 अध्याय है। इनमें से सबसे बड़ा है क्या? बालकांड। बाबरनामा बाबर ने लिखी तुर्की भाषा में। शाहनामा मोहम्मद ताहिर ने लिखी। शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर ने लिखी। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बहन थी उसने लिखा था हुमायूंनामा, लेकिन हुमायूं ने नहीं लिखी थी। तो जो कि बाबरी जहांगीर ने लिखी थी। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो सी हो जाएगा, सही नहीं है, क्योंकि हुमायूंनामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। बाबरनामा बाबर ने। शाहनामा मोहम्मद ताहिर इनायत खान ने, जो मोहम्मद ताहिर ने लिखी थी। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बहन थी। तो जो कि जहांगीर ने लिखी थी। हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? हुमायूंनामा के लेखक थे गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी, हुमायूं की बहन थी। उसने सौतेले भाई हुमायूं के जीवन का चित्रण हुमायूंनामा की लेखक के रूप में जाना जाता। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना अकबर के अनुरोध पर की थी। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक अबुल फजल। अकबरनामा के अबुल फजल ने लिखी। इसके 3 भाग हैं, जिसमें तीसरा भाग है आईने अकबरी। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बरनी। जियाउद्दीन बरनी ने एक इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का वर्णन अपनी पुस्तक में लिखा। इसकी प्रसिद्ध कृति है तारीख फिरोज शाही। अलाउद्दीन खिलजी आर्थिक नीति की जानकारी मिलती है। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन बी तानसेन को। मुगल काल के संगीत का सर्वाधिक विकास अकबर के शासनकाल में हुआ। अकबर के दरबार में तानसेन के अतिरिक्त ध्रुपद गायन, वैजक, गोपाल, हरिदास, सूरदास आदि थे। तानसेन की प्रमुख रचनाएं थी मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण यानी कि वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज एटा में, सॉरी कासगंज में हुआ था। एटा दूसरा हो गया, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश 1253 पटियाली कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में। पटियाली कहाँ पड़ता है? कासगंज में। 2008 में एटा जिले से विभाजित कर नया जिला बनाया गया। नामक कस्बे से गंगा किनारे बना हुआ था। इसका मूल नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली के तबला वादक के जनक के नाम से जाने जाते हैं। किस संत को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? गोस्वामी तुलसीदास। संस्कृत में एक महाकाव्य की रचना की जो रामायण के नाम से प्रसिद्ध है, किसने? वाल्मीकि ने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास ने संस्कृत के विद्वान और हिंदी सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते। श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली तुलसीदास जी द्वारा प्रमुख रचनाएं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने सारा कवर किया है। क्या जो यूपी SSC के आए हुए सारे PYQ हैं किसके? मिडिवल हिस्ट्री के, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और इसमें हम जितना भी अपना ऐड ऑन कर सकते थे, जो मिनिमम चीज़ें हम कर सकते थे, उसमें हमने किया है। और आप इसको देख लेंगे, ये सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। इसमें आप जितना हमने बताया उतना रट लेंगे, 2-3 बार देख लेंगे तो पर्याप्त है।
और इसी तरह नेक्स्ट वीडियो हमने एंशियंट हिस्ट्री का पहले कर चुके हैं, एक एक करके वीडियो सारे अपलोड कर दिए जाएंगे, और आप और एडिशनल जो ज़रूरत है आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें आपको होमवर्क के तौर पर सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, इसके तहत तुगलक वंश के बाद आपको तुगलक वंश के बाद जो सैयद वंश है, इन सब की स्थापना भी बताना है किसने की थी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज के लिए इतना ही। आप जो पिछला वीडियो है उसको ज़रूर देखेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो है आने वाले जो आधुनिक भारत का है, इसके बाद हम ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका सबको कंप्लीट कराएंगे। इसी तरीके से एक एक यूनिट करके ख़त्म कर लेंगे सारा। तो आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा वीडियो, शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।